friends or colleagues. Today we start a new topic, Hardy-Weinberg principle for class 12th, NEET, BSc, MSc, CSIR, NET or other important exam like GATE. Myself Jitendra Kumar. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये हार्डी-वेनबर्ग क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन है। हार्डी क्या है, एक अलग नेम है, वेनबर्ग एक अलग नेम है। हार्डी जो है ये ब्रिटेन से रिजेंबल करते हैं और वेनबर्ग हैं ये जर्मनी से हैं। बट इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक प्रिंसिपल दिया था पॉपुलेशन के ऊपर, और वो पॉपुलेशन के ऊपर ये था कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो जीनोम होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। वो एक जीन पूल बनाता है, और वो जीन पूल किसके द्वारा बनता है, एलिल्स के द्वारा बनता है। तो अलग अलग जीव में अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग एलिल्स होते हैं, और ये जो एलिल्स हैं ये क्या करते हैं, किसी भी जीव के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के कांस्टेंट रहने या स्टेबल रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि इसकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज आते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर एक नए टाइप का जीव का डेवलपमेंट होता है। इसका जो कैलकुलेशन है वो निकालें, एलिल की फ्रीक्वेंसी बराबर हो 1। आप किसी भी जनरेशन के अंदर जाओ, हमेशा एलिल की फ्रीक्वेंसी का जो योग होगा, सम होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा, एक नंबर में रहेगा। तो किसी भी जीव के अंदर, पेरेंट्स जीव के अंदर जो क्या होते हैं, एलिल्स होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, और यहाँ पर 2 संख्या अपन ने क्या मानी है, यहाँ पे 2 संख्या अपन ने मानी है P और Q। ये पेरेंट्स के क्या है, पेरेंट्स के डिप्लॉइड फॉर्म है। अब इससे P से कौन सा एलिल्स आ रहा है, कैपिटल A एलिल्स आ रहा है, और Q जो एलिल्स है ये स्मॉल a है। जब ये क्या आ रहा है, कैपिटल A और स्मॉल a जब एलिल्स आते हैं, ये अपन ने माना है, तो इसी को आगे क्या रखते हैं, रिएक्शंस के अंदर रखते हैं, और अपन देखते हैं कि इसकी इक्वेशंस है वो कैसे चलती है। पेरेंट्स मान लो मेल है, और मेल के अंदर क्या है, दोनों ही जीनोटाइप क्या है, कैपिटल A, फीमेल के अंदर कैपिटल A स्मॉल a है। जब वो मैटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब ये क्रॉस होगा गैमेट्स का, तो कैपिटल A स्मॉल a आ जाते हैं। जब इस कैपिटल A और स्मॉल a को अकॉर्डिंग टू मेडल्स लॉ रखते हैं तो अपन को डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म है स्मॉल a कंटेन करने वाले, कैपिटल A स्मॉल a कंटेन करने वाले, कैपिटल A स्मॉल a कंटेन करने वाले, और स्मॉल a कंटेन करने वाले। ये कैसे हैं, देखो, कैपिटल A का क्रॉस यदि कैपिटल A से होता है तो कौन से आते हैं, कैपिटल AA यहाँ पर आ जाता है। तो ये कैपिटल A ऐसे आए हैं। अब यहाँ कैपिटल A का क्रॉस जब स्मॉल a से होता है तो कैपिटल A और स्मॉल a आ गई। ठीक है, और जब स्मॉल a का क्रॉस स्मॉल a से होता है तो स्मॉल a कैरेक्टर्स जनरेशंस के अंदर आते हैं। ये टेबल के अंदर सीन है, जैसा कि डिनोट कर रखा है। P जो है वो किसको कर रहा है, यहाँ कैपिटल A को डिनोट कर रहा है, और Q है स्मॉल a को डिनोट कर रहा है। जब F2 जनरेशन के अंदर इसको अपन रखते हैं तो ऐसे रखते हैं, ये मिल गई कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a और स्मॉल a। अब कैपिटल A की जगह यदि अपन P को रख देते हैं, तो P इंटू P हो गया, क्योंकि यहाँ कैपिटल A है, तो ये P², और इस प्रकार से ये 2PQ प्लस Q² इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है ये कहाँ से आ गई, हार्डी-वेनबर्ग
इसकी लॉ है, लॉ ऑफ हार्डी-वेनबर्ग। इसने यही कहा है कि इनका योग क्या होता है, हमेशा एक होता है, और ये इक्वेशन ऐसे चलती है। अब है फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो इसके लिए डिफरेंट फैक्टर इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं जेनेटिक फ्लो है, तो जेनेटिक फ्लो ये ऐसे होता है स्टूडेंट्स, मान लो कोई ऐसे दो पॉपुलेशन है, दो स्पेस है, एक स्पेस 1 तो इधर है और स्पेस 2 इधर है। यहाँ यदि कोई बैरियर आता है तो ये इस बैरियर के यदि इसकी हाइट ज़्यादा है तो वो स्पीसीज यहाँ से यहाँ नहीं जा पाती। तो पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है कि जब माइग्रेशन नहीं होता है तो पॉपुलेशन क्या रहती है, इकट्ठी रहती है, तो उसके अंदर जेनेटिक चेंज बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं है, जेनेटिक चेंज नहीं होते हैं। अब ये जब जेनेटिक चेंज नहीं होंगे तो वो किस लॉ का फुलफिल कर रही है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ को फुलफिल कर रही है। अब ये ब्रेक कैसे करेगी, ये माइग्रेशन करेगी, यहाँ से कैसे भी माइग्रेशन करेगी। तो जब बैरियर बड़ा है तो माइग्रेशन में दिक्कत होगी, तो कुछ स्पीसीज ही यहाँ जा पाएंगी, और यहाँ जो स्पीसीज का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, ये स्पीसीज है, ये बहुत ज़्यादा है। अब कुछ स्पीसीज यहाँ गई, मान लो इसके अंदर से 2 मेल गए और 3 फीमेल गई, तो मैटिंग के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई है, उन्हीं मेल से करनी पड़ेगी। तो इनमें क्या रहेगा, एक तरह का सिलेक्शन हो जाएगा कैरेक्टर्स का। एक तो ये रीजन है, दूसरा ये रीजन है कि जब वो प्लेस चेंज करती हैं तो पहले प्लेस का जो क्लाइमेट है वो दूसरे प्लेस के क्लाइमेट से डिफर होगा। तो दूसरे प्लेस में जाने पर उसको क्लाइमेट्स में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कैरेक्टर्स भी चेंज आएंगे, जेनेटिक चेंज आएगा उसके अंदर। ये जेनेटिक चेंज धीरे धीरे परमानेंट चेंज के अंदर बदल जाएगा, और परमानेंट चेंज के अंदर जाकर के जीन पूल हो गए। तो जब देखते हैं तो जो प्राइमरी स्पेस है और ये दूसरा स्पेस है, तो पहले स्पेस का जीन होगा वो दूसरे स्पेस से क्या होगा, अलग होगा। तो जेनेटिक फ्लो है वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा, ये इफेक्ट कर रहा है ये इसको। सेकंड है, सेकंड क्या है इसके अंदर, सेकंड ये है भाई कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। यदि जीन का माइग्रेशन हुआ है, क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है, और ये माइग्रेशन यदि मल्टीपल टाइम में हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट यही है कि जीन माइग्रेशन टाइम टू टाइम हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम में हो रहा है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। और इसके अंदर जीन के ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम है या जीन पूल के अंदर है वो चेंज आते हैं, कुछ चेंज आते हैं, और ये चेंज क्या करते हैं, उस जीव को, ठीक है, या उस ऑर्गेनिज्म को अपने जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उससे अलग कर देते हैं। तो इसी इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट हो गया। जैसे फाउंडर मेंबर क्या होता है कि यदि कोई भी संस्था बनाता है तो सबसे पहले शुरुआत करता है वो फाउंडर होता है, संस्था की नींव रखी, फिर संस्था को बनाया, फिर संस्था को खड़ा किया, द मेंबर ऑफ फाउंडर मेंबर, ठीक है। ऐसे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जीनोम में चेंज करके और खुद को क्या किया है, दूसरे जीवों से अलग तरह का, एक तरह का फाउंडर जीनोम तैयार किया है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे। फिर थर्ड आ जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस चेंजेस होते हैं जीनोम के अंदर, ये वेरियस फैक्टर्स इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकती है, केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर भी इसके अंदर हो सकते हैं, और ये म्यूटेशन को काज करते हैं।
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो मैटिंग होती है उसमें अलग अलग जीनोम आकर के जब एक नए बच्चे का बर्थ होता है तो वो मिक्स होते हैं और एक नए कैरेक्टर आते जाते हैं, वो जीनोम रिकॉम्बिनेंट होते जाते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी क्या करता है, वेरिएशंस को लाता है। और हार्डी वेनबर्ग बोलता है कांस्टेंट रहते हैं, तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ने भी इफेक्ट किया। फिर नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यही है कि जीव जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने जीनोम को क्या कर लेगा, धीरे धीरे चेंज कर लेगा। यदि वो क्लाइमेट को चेंज करता है तो उसका जीन पूल भी क्या होगा, चेंज होगा। ये जो अफेक्ट हैं, ये 5 अफेक्ट हैं जो क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ को। फर्स्ट है जेनेटिक फ्लो। अब जेनेटिक फ्लो के अंदर कई बार ये भी आ जाता है कि पॉपुलेशन की साइज यदि लार्ज है या ड्रिफ्ट के अंदर यदि लार्ज पॉपुलेशन है, कहीं पर क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है, और दूसरी जगह कौन सी पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो स्मॉल पॉपुलेशन में चांस भी क्या रहता है, मैटिंग का स्मॉल रहता है, इसलिए जो जीनोम आएगा वो क्या आएगा, सिलेक्टिव आएगा। उनके अंदर जो जीनोम है वो ही तो जीनोम आएगा ना, तो वो चेंज होने की संभावना ही रहेंगी, वो जीव चेंज हो जाएंगे। बट लार्ज के अंदर क्या रहेगी, जो मैटिंग के लिए फ्री है वो फ्री है, तो जिसमें करेक्टर्स की सिमिलरिटी होगी उनके बीच से मैटिंग होगी, इसलिए क्या होगा, लार्ज पॉपुलेशन वाला हमेशा कांस्टेंट रहेगा और स्मॉल पॉपुलेशन वाला क्या रहेगा, इसमें वेरिएशन से आएंगे।